अच्छा सुनो, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे के ऊपर, जिसमें कि हमारे मेन कैरेक्टर को उसके पेरेंट्स सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए एक डीमन को बेच देते हैं। अब देखना बाकी ये है कि वो बच्चा अपनी लाइफ कैसे बिताता है और उसके साथ क्या क्या होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से बच्चे जिसका नाम शिजुकी इरोमा होता है उसे दिखाया जाता है और इसकी उम्र सिर्फ 14 साल की होती है। और इस 14 साल की उम्र में ही इरोमा को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और एक शिप में काम करना होता है अपने पेरेंट्स के बदले, क्योंकि इसके पेरेंट्स काम नहीं करना चाहते थे। अब ऐसे ही इरोमा एक दिन शिप पर काम कर रहा होता है, तभी अचानक से उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इरोमा देखता है कि उसको एक डीमन अपने साथ लेकर जा रहा होता है। डीमन बताता है कि दरअसल तुम्हारे पेरेंट्स ने हमको तुम्हें बेच दिया है, इसीलिए तुम अब जा रहे हो हमारे साथ नीदरवर्ल्ड में। दरअसल नीदरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे डीमंस रहते हैं। फिर इसके बाद इरोमा नीदरवर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो डीमन उसको बैठा देता है और बोलता है कि प्लीज तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो और मेरे पोते बन जाओ और मैं तुम्हारा दादाजी। इरोमा उसको मना नहीं कर पाता और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और अब ये डीमन इरोमा के सारे कपड़े चेंज कर देता है और उसके लिए एक रूम भी बना देता है और बोलता है कि कल से तुमको स्कूल भी जाना है। और बोलता है तुम यहाँ पर जब तक सेफ हो, जब तक कि यहाँ के डीमंस को ये पता नहीं चलता कि तुम इंसान हो। जब उनको पता चल जाएगा तो वो तुमको पकड़कर खा जाएंगे। अब इरोमा रात को सोने के लिए जाता है, ये सोचकर कि ये कोई बुरा सपना होगा। लेकिन जैसे ही इरोमा सुबह उठता है वो देखता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ सच है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इरोमा अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल पहुंच जाता है। इरोमा के स्कूल का नाम द डीमन स्कूल होता है। इरोमा नोटिस करता है कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक डीमन होते हैं और सभी के पास पंख होते हैं जो कि उड़ उड़ कर स्कूल जाते हैं। अब इरोमा स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सभी को देखकर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास काफी खतरनाक डीमन बैठे होते हैं। इरोमा ट्राई करता है कि वो सभी के साथ इतना घुल मिल जाए कि किसी को पता ही ना चले कि वो एक इंसान है। तभी इरोमा देखता है कि उस स्कूल के प्रिंसिपल उसके दादाजी है, जिनको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी इरोमा के दादाजी यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल स्टेज पर आके इरोमा की फोटो दिखा देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा पोता है, मैं तुम सभी को इसकी फोटो दे देता हूँ। और अब हमें पता चलता है कि इस स्कूल का एक रूल है कि इस स्कूल का जो भी टॉप स्टूडेंट होगा वो आकर स्पीच देगा। और वो स्टूडेंट ये लड़का होता है जिसका नाम आस्मोडियस होता है। लेकिन आखिरी वक्त पर ही इस रूल को चेंज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि इरोमा ये स्पीच देगा। अब इरोमा जैसे ही स्पीच देने जाता है उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, बट तभी वो देखता है कि उसके दादाजी ने एक उसको लेटर दिया होता है और उसमें एक स्पेल होता है जिसे कि इरोमा पढ़ने लग जाता है। ये देखकर सारे डीमंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने एक स्पेल पढ़ा है जिसे कि स्कूल में पढ़ना बिल्कुल अलाउ नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आस्मोडियस इरोमा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं स्पीच नहीं दे पाया और ये मोमेंट तुमने मेरे से छीन लिया, इसीलिए मैं तुमको फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अब आस्मोडियस इरोमा के ऊपर लगातार फायरबॉल से अटैक करने लग जाता है, लेकिन इरोमा उसके सारे अटैक्स को एक एक करके डॉज करने लग जाता है। अब वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसको अकेला छोड़ दिया था, वो सारे प्रॉब्लम्स को अकेले ही हैंडल करते आ रहा था, इसलिए वो काफी अच्छे से ट्रेंड हो चुका था। तभी आस्मोडियस अपने स्वॉर्ड से इरोमा के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इरोमा गलती से उसको पकड़कर नीचे धक्का दे देता है, जिससे कि इरोमा ये फाइट जीत जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आस्मोडियस इरोमा से कहता है यहाँ का रूल है अगर कोई भी डीमन किसी दूसरे डीमन से फाइट करता है और हार जाता है तो उसको उसका गुलाम बनना पड़ेगा, इसीलिए मैं आज से तुम्हारा गुलाम हूँ। अब अगले दिन जैसे ही इरोमा अपने स्कूल पहुँचता है वो देखता है आस्मोडियस उसका 6 घंटे से वहाँ पर वेट कर रहा होता है और वो इरोमा को बताता है कि आज के दिन उसका फैमिलियर समनिंग रिचुअल होने वाला है, जिसमें कि सारे बच्चे अपने लिए एक फैमिलियर बीस्ट समन करेंगे और ये उनके साथ हमेशा रहेगा। और आस्मोडियस बताता है कि तुम्हारे फैमिलियर समनिंग के ऊपर ही तुमको तुम्हारा रैंक दिया जाएगा और आगे चलकर अगर तुमको एक बेस्ट डीमन बनना है तो तुमको अपने रैंक्स को बढ़ाते रहना होगा। और अब हम अगले सीन में देखते हैं इन लोगों का समनिंग रिचुअल शुरू हो जाता है और फिर एक टीचर आकर इन लोगों को एक समनिंग पैक देता है और बोलता है कि तुमको इसका यूज करना होगा। और अब हम देखते हैं सारे बच्चे एक एक कर एक फैमिलियर को समन करने लग जाते हैं और आस्मोडियस अपने लिए गॉर्गन स्नेक को समन करता है जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। अब बारी आती है इरोमा की। देखना बाकी ये था कि क्या इरोमा भी बाकी डीमंस की तरह एक स्पिरिचुअल को समन कर पाएगा या फिर नहीं। अब जैसे इरोमा समनिंग पैक्ट को यूज करता है उसके पास एक फैमिलियर समन नहीं होता है, बल्कि इनका कालीगो टीचर ही समन हो जाता है, क्योंकि इरोमा ने कालीगो टीचर का दिया हुआ पैक्ट यूज किया था। अब जैसे ही कालीगो टीचर पूरी तरीके
से समन हो जाते हैं, वो एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर इरोमा और कालीगो दोनों ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज इस स्पिरिचुअल समनिंग आप कैंसिल कर दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल इसका मना कर देते हैं और बोलते हैं अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम तुमको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। और अगर इस बीच फैमिली ने अपने मालिक के ऊपर अटैक किया तो अपने आप ही पनिशमेंट उसके ऊपर चढ़ जाती है। और अगर तुमने जानबूझकर इस स्पिरिचुअल को तोड़ने की कोशिश करी तो तुम दोनों ही मर जाओगे। और ये बात अगले ही दिन न्यूज़पेपर में भी छप जाती है कि इरोमा ने पहले दिन पर ही स्पिरिचुअल समनिंग रिचुअल में कालीगो टीचर को ही समन कर लिया और साथ ही साथ उसने स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स को हराकर अपना गुलाम बना लिया। और अब हम अगले सीन में देखते हैं इरोमा एक लड़की से मिलता है जिसका नाम क्लारा होता है। क्लारा इरोमा को अपने बारे में बताती है, तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं और आस्मोडियस इरोमा और क्लारा को पकड़कर नीचे फेंक देते हैं। अब क्लारा इरोमा को गेम खेलने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से इरोमा उसे हाँ कर देता है और इसी वजह से आस्मोडियस को भी गेम खेलना पड़ता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं और क्लारा से बोलते हैं, क्लारा हमें भूख लगी है और प्यास लगी है, तुम हमें खाने के लिए कुछ दे दो। क्लारा जैसे ही अपने जेब पर हाथ रखते है उसके पास खाने के लिए सामान आ जाता है जो कि उन लोगों को वो दे देती है। ये देखकर इरोमा पूछता है आखिर तुम क्या कर रही हो। क्लारा बताती है दरअसल ये जेब मुझे मेरी फैमिली से मिला, मैं जैसे इसके ऊपर हाथ रखती हूँ खाने का सामान आ जाता है जो कि मैं इन्हें दे देती हूँ, जिसकी वजह से ये लोग खाना लेकर मेरे साथ कभी कभी खेल लेते हैं। अब क्लारा इरोमा को भी कुछ खाने का सामान देती है और बोलती है कि तुम इसे ले लो और मेरे साथ खेलो। लेकिन इरोमा इसके लिए मना कर देता है। क्लारा को लगता है कि वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता, इसलिए वो सामान नहीं ले रहा। इरोमा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इन सब चीजों के बिना ही खेलूंगा। ये सुनते ही क्लारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा के दादाजी उससे बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत जल्दी 2 दोस्त भी बना लिए। इरोमा कहता है ये आखिर दोस्त क्या होता है, मैं तो हमेशा से ही अकेले रहा था और मैं इन लोगों के साथ बस खेलता हूँ। उसके दादाजी बोलते हैं अरे बेवकूफ, इसे ही तो दोस्त बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं और कैंटीन में उनके रैंक के हिसाब से उन लोगों को खाना मिलता है। और आस्मोडियस और इरोमा का रैंक कुछ भी नहीं होता, उनको 0 रैंक मिला होता है, जिसकी वजह से उनको सबसे गंदा खाना खाने को मिलता है। अब अगले दिन इरोमा के दादाजी इरोमा से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हें इन डीमन से अलग नहीं दिखना, इन्हीं में घुल मिल जाना है, इसीलिए मैंने तुमको मिक्स फिट्स के क्लास में डाल दिया है तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ। अब इरोमा जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है तो उसे क्लासरूम में जाने के लिए एक गुफा को पार करना होता है। अब ये लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं एक कचरे का ढेर और उसी के बगल में ही इनकी क्लासरूम होती है। अब ये लोग जैसे ही अपने क्लासरूम में जाते हैं इनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है साब्रू। वो इरोमा से बोलता है तुम मेरे राइवल हो क्योंकि मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा रैंक यून पर। इरोमा पूछता है आखिर ये रैंक यून क्या है। अब इरोमा को एक्सप्लेन करता है कि इस डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होते हैं और 10वें नंबर का रैंक यून रैंक होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, और जिस भी इंसान को यून रैंक मिलता है वो बनता है डीमन किंग, जो कि मुझे मिलेगा। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर इनका टीचर आ जाता है जो कि होता है कालीगो टीचर। वो बोलता है अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम बाकी है जो कि होगा इस प्रणाली को खत्म करना है और पहुँचना है दूसरे पॉइंट तक। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज्यादा लंबा और एक है बहुत छोटा रास्ता लेकिन खतरों से भरा हुआ। वो बताता है तुम्हारा रैंक इसी के ऊपर डिसाइड होगा, एक तुम्हारे सबनिंग एरिया के ऊपर और दूसरा इस टेस्ट के ऊपर। इसी बीच साबनुंग बोलता है मैं तो छोटा वाला रास्ता लूंगा जो कि खतरनाक है क्योंकि एक डीमन किंग को वही रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन कालीगो टीचर बोलता है तुम्हें वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए क्योंकि वहाँ का जो गार्डन है वो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए उस रास्ते को भी बंद किया हुआ है। इसी के साथ इस रेस को शुरू कर दिया जाता है जिसके बाद ये सारे डीमंस अपने पंख फैलाकर उड़ जाते हैं। लेकिन इरोमा के पास पंख नहीं होते जिसकी वजह से वो खाई में गिरने लगता है। अब सारे डीमंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन इरोमा को एक कौवा उड़ाकर ले जाता है। अब वो कौवा इरोमा को गार्डियन के नेस्ट में गिरा देता है और दूसरी तरफ साबनॉक उस गार्डियन से लड़ रहा होता है और इरोमा देखता है उस गार्डियन के बच्चे को चोट लगी होती है। अब इरोमा उस चोट को ठीक करने की कोशिश करता है, इसी बीच उसका एक खून का बूंद उस चोट के अंदर गिर जाता है जिसकी वजह से उस गार्डियन के बच्चे की चोट एकदम से ठीक हो जाती है। इरोमा कहता है शायद मुझे लगता है कि इंसानों का खून डीमंस की चोट को ठीक कर सकता है। अब वो बच्चा इरोमा को अपने पीठ पर बैठाकर उड़कर वहाँ से इरोमा को ले जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि साबनॉक अभी भी उस गार्डियन से लड़ रहा होता है और उसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। वो सोचता है कि मैं डीमन किंग बनने से पहले ही मर नहीं जाऊँ, बट तभी वो बोलता है कि नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता और तभी वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है। इसमें होता ये है कि वो जिस भी चीज को चबाएगा उसी के मटेरियल से उसका एक वेपन बन जाएगा। अब लगातार वो बहुत सारे वेपन्स बनाने लग जाता है
और उसका